बच्चों नमस्कार। मैं दिनेश राय अपने YouTube चैनल राय सर क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम स्टडी करने वाले हैं सेलों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। संयोजन क्यों करते हैं? आवश्यक विद्युत धारा को प्राप्त करना चाहते हैं हम, तो ऐसा करने के लिए हम एक से अधिक सेलों का संयोजन करते हैं और ये संयोजन दो तरह से होता है, एक श्रेणीक्रम संयोजन और एक समांतर। फिर एक तीसरा संयोजन भी हमें प्राप्त हो जाता है यदि इन दोनों को मिक्स कर दिया जाए तो मिश्रित क्रम संयोजन। तो इसको हम कह सकते हैं कि सेलों का संयोजन तीन तरह का भी होता है, एक श्रेणी क्रम संयोजन, एक समांतर क्रम संयोजन और थर्ड हो जाएगा बेटा मिश्रित क्रम संयोजन, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन एंड देन मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। तो हम सबसे पहले बात करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन की। श्रेणी क्रम संयोजन किस तरह से होता है? तो चूंकि सेल में दो इलेक्ट्रोड होते हैं, धन इलेक्ट्रोड और ऋण इलेक्ट्रोड। श्रेणी क्रम संयोजन में पहले सेल के ऋण इलेक्ट्रोड का संबंध दूसरे सेल के धन इलेक्ट्रोड से करते हैं। इसी प्रकार से हम आगे भी जोड़ते जाते हैं और कितने भी सेलों को हम अपनी आवश्यकता के अनुसार जोड़ सकते हैं। चित्र में आपको तीन सेल दिखाई दे रहे हैं, बट हम ये मानते हैं कि माना n सेल श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं। प्रत्येक सेल का विद्युत वाहक बल E कैपिटल E है तथा आंतरिक प्रतिरोध इनका स्मॉल r है। बाहरी प्रतिरोध कैपिटल R में इस कॉम्बिनेशन से I धारा प्राप्त होती है। टोटल करंट कितना है? I है। तो इस प्रकार से ये चित्र की बात हो जाती है श्रेणी क्रम में। समांतर क्रम में क्या होता है कि प्रत्येक सेल के धन इलेक्ट्रोड को एक बिंदु से जोड़ते हैं, माना कि वह बिंदु A है, तथा सभी सेलों के ऋण इलेक्ट्रोड को हम दूसरे बिंदु B से जोड़ते हैं और बाद में दोनों बिंदुओं के बीच में बाहरी प्रतिरोध जोड़ देते हैं जिसमें I धारा प्रवाहित होती है। तो क्या अंतर है दोनों में? श्रेणी क्रम में एक सेल के ऋण इलेक्ट्रोड को दूसरे सेल के धन इलेक्ट्रोड से इसी प्रकार से हम अन्य सेलों को जोड़ते जाते हैं। सो दिस इज कॉल्ड सीरीज कॉम्बिनेशन। एंड नाउ इन पैरेलल कॉम्बिनेशन all the positive terminals of the all cell connected by a point A and all the negative terminal connected by a point B and finally एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मींस बाहरी प्रतिरोध दोनों बिंदुओं के बीच में जोड़ देते हैं जिसमें कि धारा I प्रवाहित होती है। अब हमें धारा का सूत्र ज्ञात करना है, तो इसके लिए बेटा आपको किरचॉफ का नियम आना चाहिए। किरचॉफ का नियम कल आपको बता चुका हूं, समीशन ऑफ IR इक्वल टू होता है समीशन ऑफ E। धारा और प्रतिरोध के गुणनफलों का योग विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। इसको समीशन शब्द को हटा दिया जाए तो सिर्फ बचेगा IR बराबर E बचेगा और सिर्फ I बराबर बचता है बेटा E अपॉन R। और इसको हम शब्दों में व्यक्त करें तो क्या होगा? शब्दों में व्यक्त करें तो ये होगा धारा बराबर E का मतलब होता है कुल विद्युत वाहक बल और बटे कुल प्रतिरोध। इसको शब्दों में लिखना आपको सीखना है, कुल विद्युत वाहक बल बटे कुल प्रतिरोध। तो बच्चों धारा की परिभाषा क्या बनेगी? कुल EMF, टोटल EMF डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस, कुल प्रतिरोध। अब कुल विद्युत वाहक बल को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो चूंकि हमने यहाँ n सेल कनेक्ट किए हैं, एक सेल का विद्युत वाहक बल E है और कुल मिलाकर कितने सेल हैं? n सेल है। तो कुल विद्युत वाहक बल को कैलकुलेट किया हमने, इसका मान आएगा कुल विद्युत वाहक बल और n सेल का विद्युत वाहक बल NE हो जाएगा। कुल प्रतिरोध के पहले हमें प्रतिरोध की बात करना पड़ेगी, आंतरिक प्रतिरोध की। तो चूंकि सेल श्रेणी क्रम में है इसलिए उनके आंतरिक प्रतिरोध ये भी श्रेणी क्रम में ही होंगे। और श्रेणी क्रम में क्या होता है फार्मूला? श्रेणी क्रम में आपको पता होगा सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। ये फार्मूला है श्रेणी क्रम के लिए। तो कुल आंतरिक प्रतिरोध कितना हो जाएगा? कुल आंतरिक प्रतिरोध, चूंकि सभी सेलों का प्रतिरोध समान हमने लिया है इसलिए टोटल भी कम हो जाएगा। R प्लस R टोटल n सेल है, सो मींस nR हो जाएगा। R प्लस R, तीन सेल लगाएंगे तो 3R आएगा, n सेल लगाएंगे तो इट विल बी nR। और बाहरी प्रतिरोध कितना है आप देख सकते हैं चित्र में। बाह्य प्रतिरोध का मान है कैपिटल R, सो दैट कुल प्रतिरोध दोनों को जोड़ दीजिए, कुल प्रतिरोध हो जाएगा R प्लस nR। इस तरह से हमने कैलकुलेशन कर लिया कुल विद्युत वाहक बल का, कुल प्रतिरोध का। ये दोनों मान समीकरण 1 पर रख दीजिए। धारा रिप्रेजेंटेड बाय I इक्वल टू टोटल EMF इक्वल टू NE
डिवाइडेड बाय कुल रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस बिकम R प्लस एन आर। सो ये बेटा एक सिंपल सा फार्मूला हमें प्राप्त हो जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन में सेलों के श्रेणी क्रम संयोजन। अब हम इसमें कंडीशंस भी अप्लाई करेंगे। केस फर्स्ट, स्थिति नंबर 1, दो स्थिति हो सकती है कि यदि कैपिटल आर का मान बहुत बड़ा हो स्मॉल आर से, यानी कि बाहरी प्रतिरोध बहुत अधिक हो आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में। इसी को हम इसका उल्टा भी पढ़ सकते हैं, आर इज लेस देन आर, मतलब आंतरिक प्रतिरोध का मान बहुत कम हो किसके तुलना में, बाहरी प्रतिरोध। तो हम इसकी उपेक्षा कर सकते हैं। आंतरिक प्रतिरोध की समीकरण नंबर 2 में, समीकरण 2 में आंतरिक प्रतिरोध की उपेक्षा करेंगे तो I बराबर हमें प्राप्त हो जाएगा NE/R प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि इसकी हमने उपेक्षा कर दी। अब N मल्टीप्लाई E/R, E का मतलब होता है कुल विद्युत वाहकत्व, R का मतलब है प्रतिरोध। तो इन दोनों का जब हम रेशियो फाइंड करते हैं तो प्राप्त होती है धारा। अब अगर मैं यहाँ ओनली E/R लिखता हूँ, E/R, तो इसका मतलब है बेटा एक सेल से प्राप्त होने वाली धारा, एक सेल से प्राप्त होने वाली धारा। तो शब्दों में हम इसको लिख सकते हैं I बराबर N इंटू एक सेल से प्राप्त धारा। कहने का अर्थ क्या हुआ, जितने भी हम सेल कनेक्ट करेंगे, सपोज करिए 100 सेल कनेक्ट करते हैं तो 100 टाइम्स 100 गुनी धारा हमें प्राप्त होगी। 10 से 10 सेल अगर कनेक्ट करते हैं तो 10 गुनी धारा प्राप्त होगी। लेकिन कंडीशन क्या है, जब आंतरिक प्रतिरोध का मान बहुत कम हो किसकी तुलना में, बाहरी प्रतिरोध। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है, दूसरी कंडीशन हो सकती है कि सेकंड केस कि जो बाहरी प्रतिरोध है वो बहुत छोटा हो आंतरिक प्रतिरोध की तुलना में, या फिर R इज ग्रेटर कैपिटल R। तो अब हम किसकी उपेक्षा करेंगे, कैपिटल R की उपेक्षा करेंगे। समीकरण 2 में कैपिटल R की उपेक्षा करेंगे तो ध्यान हमें प्राप्त हो जाएगा, ये हट जाएगा NE/NR स्मॉल r, एंड n से n कैंसिल हो जाएगा, मींस E इक्वल टू E/R। अब यहाँ n नहीं, यहाँ हम देख सकते हैं n का गुणा है, लेकिन इसमें n का गुणा नहीं है, मतलब केवल हम इसको शब्दों में लिखें तो एक सेल से प्राप्त धारा, एक सेल से प्राप्त धारा। अर्थात इस कंडीशन में हम कितने भी सेल कनेक्ट कर दें, जब हम सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं और आंतरिक प्रतिरोध का मान बहुत अधिक है किसके तुलना में, बाहरी प्रतिरोध की तुलना में, तो किसी तरह का कोई फायदा नहीं होता। कितने भी सेल कनेक्ट कर दें सिर्फ एक सेल की ही धारा प्राप्त होती है। जबकि ये वाली कंडीशन मतलब गेनिंग कंडीशन, फायदे वाली कंडीशन कौन सी श्रेणी क्रम में, जबकि आंतरिक प्रतिरोध का मान बहुत कम हो। और जब दूसरी कंडीशन हम देखते हैं कि बाहरी प्रतिरोध कैपिटल R का मान जब बहुत कम होता है और स्मॉल r यानी कि आंतरिक प्रतिरोध का मान जब ज्यादा होता है तो कितने भी सेल कनेक्ट कर दें सिर्फ एक सेल की ही हमें धारा प्राप्त होती है। तो MCQ में ये पूछा जा सकता है, आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। अब हम दूसरी कंडीशन की बात करेंगे सेलों का मिश्रित क्रम, इसके बारे में बात करते हैं। बच्चों सेकंड कंडीशन पर हम आ जाते हैं सेलों के समांतर क्रम संयोजन में। समांतर क्रम संयोजन में भी हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा कुल विद्युत वाहक का और कुल प्रतिरोध का। यहाँ भी n सेलों को जोड़ा गया है समांतर क्रम में। अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि चूंकि सभी सेलों के धन इलेक्ट्रॉनों का संबंध, सभी सेलों के धन इलेक्ट्रॉनों का संबंध हमने एक बिंदु A से किया है और सभी सेलों के ऋण इलेक्ट्रॉनों का संबंध हमने दूसरे बिंदु B से किया है। तो इस कंडीशन में सेल का विद्युत वाहक बल कितना होना चाहिए, सेल का विद्युत वाहक बल कितना होना चाहिए। तो चूंकि सभी सेलों के धन सेलों का संबंध एक ही बिंदु से किया है और सभी सेलों के ऋण सेलों का संबंध एक बिंदु B से किया है, अर्थात इस कंडीशन में सेल का जो विद्युत वाहक बल है, सेल का कुल विद्युत वाहक बल, कुल विद्युत वाहक बल कितना होना चाहिए। कितने भी सेल आप कनेक्ट करते हैं, चूंकि सभी को हमने दो बिंदुओं के बीच में ही जोड़ा गया है, अतः इस कंडीशन में किसी एक सेल को आप ले लें। सपोज करो एक सेल का विद्युत वाहक बल E है, तो कुल विद्युत वाहक बल यहाँ पर E प्राप्त होगा, क्योंकि विद्युत वाहक बल का संबंध किससे होता है, विभवांतर से होता है। विभवांतर सदैव दो बिंदुओं के बीच का होता है और वो दो बिंदु कौन से हैं, A और B हैं। देन अब आपके मन में एक प्रश्न आ सकता है कि फिर इतने सारे सेल कनेक्ट करने का हमें क्या फायदा होगा। तो ये जो फायदे वाली बात है ये हमें फाइनल इक्वेशन में प्राप्त हो जाएगी। जितने भी हम सेल जोड़ेंगे उतनी गुनी धारा प्राप्त होगी। तो कुल विद्युत वाहक बल किसी एक सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर कब लिखना है, जब हम इनको जोड़ेंगे समांतर क्रम में। अब कुल आंतरिक प्रतिरोध भी हमें निकालना है। प्रत्येक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल r है। चूंकि सेल समांतर क्रम में है इसलिए उनके
आंतरिक प्रतिरोध ये भी समांतर क्रम में होंगे और समांतर क्रम का सूत्र क्या होता है, प्रतिरोधों का संयोजन 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो इसको सोल्व करना पड़ेगा हमें। कुल आंतरिक प्रतिरोध, कुल आंतरिक प्रतिरोध, और इसको हम लिखते हैं 1/r डैश लिख लूं अगर मैं इसको, तो 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r, इस फार्मूले की हेल्प लेते हैं और ऐसा कब तक होता है, n टाइम्स तक होता है। सॉल्व करना पड़ेगा इसको बेटे। एलसीएम आएगा r प्लस r, एलसीएम आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू n टाइम्स, तो टोटल बिकम n/r 1/r डैश, सो ओनली r डैश इक्वल टू r बाई n। तो ये हो जाएगा कुल आंतरिक प्रतिरोध। और बाहरी प्रतिरोध डायग्राम में देख सकते हैं कैपिटल आर है। कुल बाहरी प्रतिरोध कितना है, कैपिटल आर है, तो कुल प्रतिरोध दोनों का योग कर दीजिए, कुल प्रतिरोध हो जाएगा बाहरी प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध, कैलकुलेट करने के बाद निकल के आया R/n। अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व कर दीजिए, n एलसीएम आएगा nr प्लस r। अब ये कुल प्रतिरोध हो गया, कुल विद्युत वाहक बल है, ये दोनों मान आपको रखना है समीकरण 1 में। समीकरण 1 में मान रख दीजिए, तो देन करंट I विल बी, कुल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ कितना है E, और कुल प्रतिरोध nr प्लस r डिवाइडेड बाई n हो जाएगा, और सॉल्व करोगे आपको n इंटू E हो जाएगा और nr प्लस r। इस प्रकार आप देख सकते हो बेटा, यहाँ पर भले ही हमने विद्युत वाहक बल सिर्फ E लिखा है, लेकिन आंसर फाइनल देखें तो आप इसका n का मल्टीप्लाई हो गया, यानी कि अगर आप यहाँ 10 सेल जोड़ते हैं तो 10 का मल्टीप्लाई होगा। इस तरह से ये समांतर क्रम में कुल धारा का व्यंजक हमें प्राप्त हो जाता है। अब इसमें भी आपको 2 केसेस फॉलो करना है। फर्स्ट केसेस आपको भी बताया था मैंने, फर्स्ट केस इज r इज वेरी स्मॉल देन कैपिटल R, आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम है किससे, बाहरी प्रतिरोध की तुलना में। तो समीकरण 2 है ये, और इसमें आपको समीकरण 2 में उपेक्षा करना पड़ेगी। किसकी उपेक्षा करेंगे, स्मॉल r की उपेक्षा करेंगे। तो देन I इक्वल टू ne बाई स्मॉल r की उपेक्षा कर देंगे, तो देन बिकम nr, n से n कैंसिल होगा, ओनली e बाई r होगा, और यहाँ पर n का मल्टीप्लाई नहीं है, सो दैट इसको लिखेंगे आप सिर्फ एक सेल से प्राप्त धारा, एक सेल से प्राप्त धारा। जबकि यही इसी कंडीशन में श्रेणी क्रम में हमने क्या देखा था, n गुनी धारा प्राप्त हो रही थी। तो जो गेनिंग कंडीशन है, फायदे वाली कंडीशन क्या है, दोनों की विपरीत है। यदि श्रेणी क्रम में हम जोड़ना चाहते हैं तो फायदे वाली कंडीशन क्या है, आंतरिक प्रतिरोध बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि यहाँ हम देख रहे हैं आंतरिक प्रतिरोध कम होने में सिर्फ एक सेल की धारा प्राप्त होती, भले ही कितने सेल जोड़ दें। सेकंड केस क्या बनेगा, सेकंड केस बनेगा r इज ग्रेटर r, या फिर कैपिटल R इज लेस देन स्मॉल r। अब हम किसकी उपेक्षा करेंगे, अब हम कैपिटल R की उपेक्षा करेंगे समीकरण 2 में, तो I इक्वल टू ne बाई कैपिटल R की उपेक्षा करेंगे, सो दैट n इंटू, अब बचा बेटा e बाई r, और ये क्या होता है, एक सेल से प्राप्त धारा, अर्थात n गुनी धारा हमें प्राप्त होगी। तो यदि हम चाहते हैं कि समांतर क्रम में हमें अधिकतम धारा प्राप्त हो, तो इसके लिए नेसेसरी कंडीशन क्या होना चाहिए कि बाहरी प्रतिरोध का मान, बाहरी प्रतिरोध कैपिटल R का मान बहुत कम होना चाहिए, किसकी तुलना में, आंतरिक प्रतिरोध, या आंतरिक प्रतिरोध का मान बहुत अधिक होना चाहिए। इस तरह से ये दोनों हमने स्टडी कर ली श्रेणी क्रम में और समांतर क्रम। अब इन दोनों को मिक्स कर देंगे तो बनेगी नई कंडीशन, मिश्रित क्रम संयोजन। अब हम इसकी बात करते हैं। नाउ फाइनली हम बात करते हैं बच्चों सेलों के मिश्रित क्रम संयोजन में। तो मिश्रित क्रम संयोजन में हमें दोनों श्रेणी और समांतर दोनों को कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा। चित्र में हम देख सकते हैं, ये पहली कतार है, कतार मींस रो। इस कतार में सभी सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ दिया। इसी प्रकार दूसरी कतार में भी हमने सेलों को श्रेणी क्रम में जोड़ा है, तीसरी कतार में भी, फिर सभी कतारों को हमने समांतर क्रम में जोड़ दिया है। तो इस तरह से इसको हम क्या कहेंगे, मिश्रित क्रम संयोजन। देन हमें पहली कतार में 3 सेल दिखाई दे रहे हैं, बट आपको सपोज करना है कि पहली कतार में सेलों की संख्या n है, n द नंबर ऑफ सेल्स इन ईच रो इज स्मॉल n, और ऐसी कतारों की संख्या है स्मॉल m, नंबर ऑफ रोज स्मॉल m, तो टोटल सेल बिकम क्या हो जाएंगे बेटा, m into n हो जाएंगे। कुल कितने सेल होंगे, जैसे आप देख सकते हैं 3 है और कतारों की संख्या भी 3 है, तो 3 into 3 विल बी 9 हो जाएगा। अब पहली कतार में सेल लेना, उनका हमें विद्युत वाहक बल निकालना पड़ेगा। तो कितने सेल है यहाँ पर, n सेल है, सो दैट
पहली कतार में कुल विद्युत वाहक बल हो जाएगा Ne, किसी एक कतार का विद्युत वाहक बल कितना हो जाएगा Ne, इसी प्रकार दूसरी का, फिर तीसरी का। देन सभी कतारों को हमने समांतर क्रम में जोड़ा है और सभी कतारों का संबंध एक बिंदु A से है, इसी प्रकार से दूसरे बिंदु B से है। तो कुल विद्युत वाहक बल कितना होगा? कुल विद्युत वाहक बल किसी एक कतार में विद्युत वाहक बल के बराबर होगा और उसका मान कितना है? 8E, सो दैट कुल विद्युत वाहक बल इन दिस कॉम्बिनेशन कितना होगा? कुल विद्युत वाहक बल विल बी Ne। किसी एक कतार का आपको लिखना है क्योंकि ये श्रेणी क्रम नहीं है, ये समांतर क्रम नहीं है, मिक्स है। पहले हमने श्रेणी की बात करी, देन फिर उनको समांतर में जोड़ा, तो किसी एक का कितना आंसर आया? Ne आया, सभी का Ne आएगा। फिर देन उनको जोड़ा है समांतर क्रम में और सभी को जोड़ा है दो बिंदु A और B के बीच में। तो कुल विद्युत वाहक बल किसी एक के बराबर होगा और उसकी वैल्यू कितनी है? Ne। देन अब हमें आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना पड़ेगा। इसके लिए तरीका आपको बता चुका हूं मैं कि पहले श्रेणी क्रम में निकालेंगे। तो R प्लस R, इसका आंसर कितना आएगा? विल बी NR, इसका भी NR आएगा, सभी का NR आएगा। देन फाइनली इन सभी को जोड़ा है समांतर क्रम में। तो समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है? 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3, इस तरह से होता है। तो टोटल हम आंतरिक प्रतिरोध कैलकुलेट करते हैं। प्रत्येक कतार का कितना होगा? प्रत्येक कतार का आंतरिक प्रतिरोध प्रत्येक कतार का होगा NR। अब इन कतारों को जोड़ा है समांतर क्रम में, तो यदि तुल्य प्रतिरोध हम R डैश मान के चलें तो आंसर आएगा 1/R डैश, यानी कि समांतर क्रम का फार्मूला लगा दे 1/R1 मींस 1/NR 1/NR और चूंकि कतारों की संख्या कितनी है? m है, सो ये कहां तक चलेगा? m तक। अब इसको सोल्व करेंगे बेटे। 1/R डैश इक्वल टू LCM बिकम NR और इन सबको सॉल्व करोगे आप तो 1 + 1 + 1 अप टू m टाइम्स, तो m हो जाएगा। देन इसका रेसिप्रोकल यानी कि व्युत्क्रम फाइंड करेंगे NR/m, ये हो जाएगा कुल आंतरिक प्रतिरोध। अब बाहरी प्रतिरोध कितना है? कैपिटल R है, तो कुल प्रतिरोध निकालें, दोनों का योग कर दीजिए। कुल प्रतिरोध R प्लस आंतरिक प्रतिरोध, इसकी वैल्यू कितनी है? NR/m और देन इसको सोल्व करेंगे तो MR प्लस NR, ये हो जाएगा कुल प्रतिरोध और ये हो गया कुल विद्युत वाहक बल। अब इन दोनों के मान आपको रखना है कहां? समीकरण 1 में रखते हैं। समीकरण 1 में इनको रख दीजिए तो I इक्वल टू कुल विद्युत वाहक बल कितना है? इसका मान Ne डिवाइडेड बाई MR प्लस NR एंड M ऊपर चला जाएगा, सो इट विल बी MNE। ये हो जाएगा इस कंडीशन में प्राप्त होने वाली विद्युत धारा का मान। अब इसमें बेटा स्पेशल केस आपको अप्लाई करना है कि किस कंडीशन में धारा का मान अधिकतम हो सकता है। धारा का मान अधिकतम प्राप्त करना है बिना सेलों की संख्या में वृद्धि किए। बिना सेलों की संख्या में जितना हमें उपलब्ध है उसी में से मैक्सिमम फाइंड करना है। सो बिना सेलों की संख्या में वृद्धि किए और कतारों की संख्या में वृद्धि नहीं करना है, जितनी है जो हमें गिवन दिया है उसी से बेस्ट फाइंड करना है। तो और विद्युत वाहक बल में भी वृद्धि नहीं करना है, अर्थात ये जो क्वांटिटी है बिना इनमें कोई वृद्धि किए, ना तो हम सेलों की संख्या में वृद्धि करें, ना कतारों की संख्या में वृद्धि करें और ना ही सेल का विद्युत वाहक बल बढ़ाएं। तो क्या बिना इनकी वृद्धि के हम धारा का मान अधिक कर सकते हैं? तो इसका आंसर आता है कि यह राशि जो आपको लिखी हुई है MR प्लस NR, यदि इस राशि के मान में हम कमी कर दें, अगर इसका मान कम से कम हो तो धारा का मान अधिकतम होगा। करंट विल बी मैक्सिमम इफ MR प्लस NR बिकम मिनिमम। तो अब हम इसको लेके चलेंगे कि इसका मान कम से कम कैसे हो सकता है। तो बच्चों मैं बात कर रहा था आपसे कि धारा का मान अगर हमें अधिकतम करना है तो इस राशि का मान कम से कम होना चाहिए। तो इस राशि को कम से कम करने के लिए हम इक्वेशन बनाते हैं MR प्लस NR। इसको मैथमेटिकली मैं इस तरह से लिख रहा हूं, जरा आप लोग ध्यान दें। MR माइनस रूट NR होल स्क्वायर एंड देन प्लस 2 रूट MR एंड रूट NR। यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये हमें दायां पक्ष प्राप्त हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। सो 2ab से बेटा 2ab कैंसिल हो जाएगा और ये रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्वांटिटी हमें प्राप्त हो जाएगी। एक बार और देखें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
-2ab, तो 2ab और 2ab कैंसिल हो जाएंगे, तो ये जो राइट साइड लेफ्ट साइड में लिखा हुआ ये क्वांटिटी हमें प्राप्त हो जाएगी। तो इस राशि का मान कम से कम होना चाहिए। अब इस राशि को हमने सॉल्व किया आरएचएस में, राइट हैंड साइड में देखें तो चूंकि बेटे इस राशि पर स्क्वायर है तो किसी भी क्वांटिटी को हम कम करते हैं 10, 9, 8 इस तरह से कम करते करते 3, 2, 1 एंड 0 पर आते हैं, और देन और हम कम करते हैं तो -1, 2, 3, -1, -2, -2। बट इस क्वांटिटी पर स्क्वायर लगा हुआ है, सो दैट इसकी जो वैल्यू है वो नेवर जीरो से कम कभी नहीं हो सकती, नेगेटिव नहीं होगी। मिनिमम अगर होगी तो इसकी वैल्यू कितनी हो सकती है? 0 हो सकती है। इस राशि पर वर्ग होने के कारण कभी भी इस संख्या का मान नेगेटिव नहीं होगा, बिकॉज इस पर स्क्वायर है, सो दैट इसका मिनिमम जो मान होगा वो कितना होगा? 0 होगा। तो इसको हम लेके चलें 0 कर दें, √mr माइनस √nr और इसका स्क्वायर करके आप इसको 0 करें, क्योंकि इसका मान कम से कम अगर होगा तो 0 होगा, 0 से कम पॉसिबल नहीं है। देन अब इसको और सॉल्व करें, फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा? mr माइनस nr बिकम 0, mr इक्वल टू nr, रूट कैंसिल हो गया, mr इक्वल टू nr या ओनली कैपिटल R इक्वल टू nr बाई m। अब आप देख सकते हैं ये राशि अभी आप लास्ट में देखना, यह किसका मान है? कुल आंतरिक प्रतिरोध का मान है। अर्थात क्या हम इसकी जगह r डैश लिख सकते हैं? तो सेलों के मिश्रित क्रम में धारा का मान अधिकतम होने की ये बेटा शर्त है। व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन? शर्त क्या है कि बाहरी प्रतिरोध का मान यदि तुल्य आंतरिक प्रतिरोध के बराबर हो। बाहरी प्रतिरोध का मान, ये चूंकि ये कंडीशन हमने प्राप्त की है धारा का मान अधिकतम होने के लिए, अर्थात अधिकतम धारा कब प्राप्त होगी? जब बाहरी प्रतिरोध का मान तुल्य आंतरिक प्रतिरोध के बराबर होती है। ये तो इसकी शर्त हो गई। बट समीकरण नंबर 2 में हम mr के रिप्लेस में क्या लिख सकते हैं? nr। उल्टा nr के रिप्लेस में क्या लिख सकते हैं? mr। तो समीकरण हम 1, 2 में चलते हैं और i के साथ में बेटा अब लिखेंगे मैक्सिमम लिखेंगे, क्योंकि ये कंडीशन चल रही अधिकतम धारा की, और ये प्राप्त हो जाएगा mne डिवाइडेड बाय mr के रिप्लेस में आपको nr लिखना है। तो nr प्लस nr टोटल विल बी mne बाय 2nr, n से n कैंसिल हो गया, मींस me बाय 2r। ये एक इक्वेशन फाइंड हुआ i मैक्सिमम। अब हम इसका उल्टा भी करें, जैसे अभी मैंने mr के रिप्लेस में nr की उल्टा रख दो, nr के रिप्लेस में mr रखते हैं तो क्या प्राप्त होगा? mne बाय mr प्लस mr, mne बाय 2mr एंड m से m कैंसिल हो गया, सो दैट ne बाय 2r। ये दोनों ही फार्मूले हैं अधिकतम धारा के फार्मूले। लेकिन शर्त क्या है? शर्त पर आपको विशेष ध्यान देना है। यह अधिकतम धारा का फार्मूला है, बट दिस इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर द मैक्सिमम करंट इन द मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में यदि बाहरी प्रतिरोध का मान तुल्य आंतरिक प्रतिरोध के बराबर हो तो मिश्रित क्रम संयोजन में अधिकतम धारा प्राप्त होती है। सो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आज मैंने आप लोगों को सेलों के बारे में बताया, सेलों के कॉम्बिनेशन के बारे में बताया, और नेक्स्ट जो आपका टॉपिक मैं लूँगा वो आपको आंतरिक प्रतिरोध के बारे में। अभी मैंने आपको यहाँ ज़्यादा डिस्कस नहीं की। कल मैं आपको आंतरिक प्रतिरोध के बारे में बताऊँगा कि आंतरिक प्रतिरोध वास्तव में क्या होता है और वो कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है। आज के लिए इतना पर्याप्त है बेटा। जय हिंद, जय भारत।